Hello, students. So, we are back again, and I hope you guys had enjoyed your weekend. बहुत अच्छे से enjoy किया होगा. And one more thing I wanted to say, यार देखो मतलब लॉकडाउन थोड़े restrictions कुछ एक जगहों पे थोड़े थोड़े कम किए गए हैं, बट इट डजेंट मीन कि हम लोग वी आर फ्री टू गो आउटसाइड. हम लोगों को बाहर बिल्कुल नहीं जाना है. आप लोगों के स्कूल्स भी अभी नहीं खुले हैं, तो ऑब्वियसली आप लोग घर पे रहिए बिल्कुल अच्छे से, और सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस को फॉलो कीजिए. और ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है. मतलब मैंने टाइम पास करने के तरीके तो बता ही रखे हैं. पढ़ाई चल ही रही है साथ के साथ, होमवर्क कर ही रहे हैं हम लोग साथ के साथ. तो आई वुड से कि अभी हम थोड़ा रुक के, मतलब अभी हम घर घर पे ही रहें, बिल्कुल बाहर ना निकले, और अपना ध्यान रखें और इन्जॉय करते रहें यार, मज़े करें. बिल्कुल कोई ऐसी दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है. मतलब पढ़ाई हो रही है, होमवर्क हो रहा है, एंटरटेनमेंट हो रहा है, हंसी मजाक हम लोग कर ही लेते हैं इस क्लास में साथ के साथ. सो लेट्स कंटिन्यू विद दैट. एंड लास्ट लेक्चर में वी हैव टॉक्ड अबाउट रिलेटिव वेलोसिटी एंड हाउ वी विल डिटरमाइन रिलेटिव वेलोसिटी, और हम लोगों ने उसके ऊपर न्यूमेरिकल भी देखा था वेल एक्चुअली. और आज भी हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, बट बिफोर दैट देयर वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग आई फाउंड ऑन सोशल मीडिया वेल एक्चुअली. Reaction of Babu Rao on this lockdown, basically the third lockdown which we are facing right now. तो इस पे बाबू राव का एक रिएक्शन था, तो मैंने सोचा यार बाबू राव हमारा बहुत ही मतलब काफ़ी अच्छा कंटेस्टेंट है, हमारे साथ रहता है बेसिकली. हम लोग उसके एग्जांपल्स लेते रहते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट बंदा है बेसिकली हम लोगों के लिए. मैंने सोचा क्यों नहीं, लेट्स शेयर इट विद यू गाइज ऑल्सो, एंड लेट्स जस्ट शेयर अ फ्यू लाफ्स टुगेदर. तो बेसिकली बाबू राव का रिएक्शन देखते हैं और फिर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, पढ़ाई पे आ जाएंगे तुरंत हम. एंड देन आपकी शीट नंबर 2 प्रिपेयर हो चुकी है, तो शीट नंबर 2 शेयर करूँगा मैं आप लोगों के साथ. सो लेट्स कंटिन्यू फॉर टुडे. एंड फर्स्ट थिंग, तो आइए देखते हैं कि बाबू राव का क्या कहना है यार. जो लॉकडाउन ये 3.0 चल रहा है बेसिकली, लॉकडाउन थर्ड लॉकडाउन हमारे कंट्री में स्टार्ट हुआ है, तो उसके ऊपर ये रिएक्शन बेसिकली. So meanwhile the lockdown 1 was of 21 days and lockdown 2 was of 19 days. But then meanwhile lockdown 3.0 is of 14 days. बाबू राव का बिल्कुल फेमस डायलॉग है, इस साला मेरे को इतना छोटा दिया रे बाबा. तो आई गेस आप लोगों ने ये चीज़ देखी होगी और काफ़ी अच्छा था, काफ़ी फ़नी था वेल एक्चुअली. सो आई थॉट लेट्स शेयर इट विद यू गाइज ऑल्सो. तो चलिए, ये थी थोड़ी एक फन एक्टिविटी छोटी सी. मेरे को इतना छोटा सा लॉकडाउन दिया अरे बाबा, गलत किया अरे बाबा अपने साथ. तो चलिए, खैर गलत हुआ या जो भी हुआ, एंड लेट्स होप कि ये लॉकडाउन आगे ना बढ़े ज़्यादा, और इसके बाद धीरे धीरे रेस्ट्रिक्शंस और कम होते जाएं और धीरे धीरे सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएं. और बेसिकली हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनको भी वी नीड टू सैल्यूट देम ऑल्सो. काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं वो लोग. सो विद दैट लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर एंड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे हम लोग बेसिकली. सो लेट्स गो टू द क्वेश्चंस डायरेक्टली. कार A is moving with a speed of 40 km per hour and car B is moving with a speed of 60 km per hour along parallel straight paths starting from the same point. सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रही है. कार A की स्पीड है लेट्स से 40 किलोमीटर पर आवर एंड कार बी की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर. दे आर गोइंग इन अ सेम डायरेक्शन एंड दे स्टार्ट फ्रॉम अ सेम पॉइंट. सो व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू कार बी आफ्टर 15 मिनट्स. 15 मिनट्स के बाद क्या होगा, तो आइए अब वो देखते हैं पहले. तो अगर मैं इसे अपनी एक कार मान लेता हूँ, मतलब ऑल दो इट डजेंट लुक लाइक ए कार, बट मान लेते हैं कि ये कार है. ये मैं बोल देता हूँ कि ये मेरी ए कार है बच्चों, कार ए बेसिकली, एंड दिस इज़ माई कार बी. ठीक है बच्चों. तो कार ए की मुझे स्पीड दी हुई है, कितनी दी हुई है 40. सो लेट्स से कार ए की स्पीड हो गई बच्चों हमारे यहाँ पे, हमारे पास जो गिवन है क्वेश्चन के अंदर, दैट इज़ 40. एंड जो कार बी है हमारे पास, उसकी स्पीड जो गिवन है मेरे पास वो है कितनी है बच्चों, 60 है. अब हमने क्या बताया था आपको, मतलब मैंने क्या बताया था आपको, मैंने आपको ये बताया था कि जो जिधर जा रहे हैं जाने दो. ये इधर जा रहे हैं, मस्त आराम से जाने देने का रे बाबा, जाने देने का, आराम से जाने दो. ठीक है, जा रहे हैं इधर जा रहे हैं, कोई नहीं, उसको रेस्ट पे लाओ, अपोजिट करो और डायरेक्शन बदल दो. ठीक है. तो बेसिकली ये जो
इस डायरेक्शन में जा रहे थे एंड कंसीडरिंग दिस डायरेक्शन एज पॉजिटिव, ऑब्वियसली हम हमेशा इसी डायरेक्शन को पॉजिटिव लेके चलेंगे बच्चों। तो इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मानते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ, लेट्स से। ठीक है, तो ये मेरी पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो ऑब्वियसली अब दोनों पॉजिटिव में जा रहे थे, बट जब हमें रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी तो मैंने बी को पहले रेस्ट पे लेके आया, फिर उसके वेलोसिटी के साइन को मैंने उल्टा किया बेसिकली, और अब मैं बोल सकता हूँ कि बी की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितनी हो जाएगी बच्चों, -60 हो जाएगी। ठीक है, तो अब बेसिकली ये -60 को मैं एज इट इज़ ऐड कर दूंगा ए के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं देखता हूँ उसके ए में ऐड करने के बाद क्या होगा, मेरे पास VAB निकल के आएगा बच्चों, और वो VAB क्या होगा, VAB बेसिकली होगा VAB इज इक्वल टू 40, और B के मतलब A विद रिस्पेक्ट टू B हमने देखा है जो कि 40 है, क्योंकि उसको हम रेस्ट पे लेके आ चुके हैं, एंड B विद रिस्पेक्ट टू A में हम देखेंगे ये -60 हो जाएगा। मतलब A विद रिस्पेक्ट टू B अगर मैं निकाल रहा हूँ तो 40 -60 कर दूंगा मैं। अगर मैं B विद रिस्पेक्ट टू A निकाल रहा होता और तो मैं फिर A के इस एरो को अपोजिट करता, रिवर्ट करता, A का साइन नेगेटिव होता और 60 -40 हो जाता। ठीक है बच्चों, तो इसकी बेसिकली इसे अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, तो इसे हम नहीं कंसीडर करेंगे। तो 40 -60 दैट इज़ -20। A विद रिस्पेक्ट टू B की बात हो रही है बच्चों, तो A विद रिस्पेक्ट टू B की जो वेलोसिटी निकल के आई वो -20 km/h निकल के आ गई। ठीक है बच्चों, अब मुझसे पूछा गया व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ कार A विद रिस्पेक्ट टू कार B आफ्टर 15 मिनट्स। तो 15 मिनट्स, अब यहाँ पे km/h में बात चल रही है और मैं चीज़ों को km/h में ही रखता हूँ वेल एक्चुअली इस क्वेश्चन के लिए। तो अगर मैं टाइम यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ तो टाइम मेरे पास जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, 15 मिनट्स मेरे पास हैं। 15 मिनट्स को मैं चेंज करूँगा आवर्स के अंदर, तो आवर्स में चेंज करने के लिए मैंने उन्हें डिवाइड कर दिया बाय 60। ठीक है बच्चों, तो 60 से डिवाइड करते ही 15/60 विच इज़ इक्वल टू सिंपली 15/60 इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा बच्चों। तो 1/4 आवर्स बेसिकली हो गए यहाँ पे हमारे पास टाइम जो हमारे पास है। ठीक है, इतने टाइम के बाद मुझे पता करना है कि कौन कहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, तो अब मैं मतलब ये मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ अगर, हाँ, तो अब -20 मुझे स्पीड पता है, मुझे टाइम पता है, तो रिलेटिव मेरे पास डिस्टेंस भी निकल के आ जाएगी बच्चों। तो अगर मैं करता हूँ -20 इंटू 1/4 मैं कर देता हूँ तो मेरा आंसर मेरे को मिल जाएगा। ठीक है, बट वो पूरा आंसर नहीं होगा मेरे लिए, पूरा मैं बताता हूँ कैसे होगा डायग्रामेटिकली वेल एक्चुअली मैं समझाऊंगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है बच्चों। तो 20 -20 इंटू 1/4 तो -5 km/h, सॉरी -5 किलोमीटर ये डिस्टेंस मेरे पास बेसिकली S, आई फॉरगॉट टू मेंशन ओवर हियर, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। S जो मेरे पास है वो -5 किलोमीटर आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, अब हम बात कर रहे थे बच्चों A विद रिस्पेक्ट टू B की, तो यानी कि 15 मिनट के बाद -5 का मतलब क्या है कि A जो है वो B से -5 पीछे है। ठीक है, तो ये बेसिकली अगर इस लाइन से लेट सपोज मैं ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, इस लाइन पे मोशन स्टार्ट हुआ और कुछ ऐसा सीन रहा होगा आफ्टर 15 मिनट्स। ठीक है, कुछ ऐसा सीन 15 मिनट्स के बाद होगा। ठीक है, अब मैं इंडिविजुअली देखूं तो 60 इंटू 1/4 करूँगा तो ये जो कार है यानी कि B कार, नीचे वाली कार जो है, ये ट्रैवल करेगी अराउंड 15 km/h। ठीक है बच्चों, 15 किलोमीटर ये ट्रैवल कर चुकी होगी। ठीक है बच्चों, ये हो गया 15 किलोमीटर। और अगर मैं बात करता हूँ A कार की, तो ये बेसिकली ट्रैवल कर चुकी होगी कितना, 40 इंटू 1/4 कितना हो जाएगा, दैट इज़ 10। ठीक है, तो अब हम तो रिलेटिव लेके चल रहे थे केस, मतलब इंडिविजुअली भी हम इसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे कि मैं इंडिविजुअली कैलकुलेट करता कि B ने इंडिविजुअल 15 मिनट्स में कितना कवर किया, 15 किलोमीटर कवर किया, A ने कितना कवर किया, A ने कवर किया 10 किलोमीटर, तो दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया 5 किलोमीटर। बट रिलेटिव में अगर आप देखें, मैंने रिलेटिव में जैसे ही चेंज किया 40 -60 20 का 1/4 करते ही मेरा आंसर आ गया। सो कॉन्सेप्ट इज़ लिटिल बिट थोड़ा सा मतलब ऊपर नीचे है, थोड़ा सा टफ है, मना नहीं करता हूँ, पर एक बार समझ में आ जाता है ना यार, एक बार आपको समझ में आ गया उसके बाद बिल्कुल मिनटों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, तो हमारा टाइम बच जाता है।
ठीक है। और कुछ क्वेश्चन डेफिनेटली हम बिना रिलेटिव मोशन के सॉल्व भी नहीं कर सकते हैं, तो रिलेटिव मोशन ज़रूरी तो बेसिकली बहुत ज़रूरी है वेल एक्चुअली हम लोगों के लिए। तो अब जो ए और बीच का डिफरेंस है दैट इज़ दिस डिफरेंस, ये डिफरेंस हो जाएगा 5 किलोमीटर। ठीक है, तो ए विद रिस्पेक्ट टू बी का मतलब ये होगा कि ये जो कार बी है दैट इज़ 5 किलोमीटर अहेड ऑफ कार ए, और वी कैन से दैट कार ए इज़ 5 किलोमीटर बिहाइंड द कार बी। ठीक है, तो ये बेसिकली रिलेटिव मोशन की बात हो गई। ये हमारी कार बी थी बच्चों, ये कार बी थी एंड दिस वाज आर कार ए। ठीक है, तो ये दो कार थी वेल एक्चुअली, और आगे पीछे थी जाएंगी 15 मिनट्स के बाद, और जो उनके बीच में गैप होगा दैट विल बी 5 किलोमीटर पर आवर आफ्टर 15 मिनट्स। ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर फ्रॉम आगरा। नाउ लेट्स सपोज आई वॉज इन आगरा, मैं आगरा में ही हूँ एंड आई वॉन्टेड टू मीट माई फ्रेंड हु स्टेज इन दिल्ली। तो वो उसने भी, उसके मन में भी सेम ख्याल आया और मेरे मन में भी सेम ख्याल आया, और हम दोनों अपने अपने सफ़र पे निकल लिए। निकलते टाइम हमने कॉल किया कि यार मैं तेरे से दिल्ली मिलने आ रहा हूँ। उसने भी मेरे को कहा कि अरे यार मैं तेरे से आगरा मिलने आ रहा था, मैं बीच रास्ते में हूँ। मैंने कहा यार मैं भी बीच रास्ते में हूँ। तो उन्होंने कहा कि यार चल एक काम करते हैं कि बीच में मिल लेंगे फिर हम लोग, मतलब अब जब दोनों अपने अपने रास्ते पे निकल चुके हैं तो ऑब्वियसली बीच में मिल लेंगे। ठीक है, तो मैं निकला, ए सेट्स आउट, लेट सपोज ए इज़ प्रभांशु एंड बी इज़ सम माई अदर फ्रेंड, लेट से हिमांशु में बी। और ए सेट्स आउट फ्रॉम आगरा एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड बी सेट्स आउट एट द एग्जैक्ट टाइम फ्रॉम दिल्ली एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। तो बी यानी कि मेरा दोस्त हिमांशु, बेसिकली उसकी जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर हो गई, एंड ए जिसकी स्पीड वेल एक्चुअली जो प्रभांशु था, तो प्रभांशु की बेसिकली स्पीड यानी कि मेरी स्पीड हो गई वेल एक्चुअली 30 किलोमीटर पर आवर। अब हम दोनों ऐसे आ रहे हैं, अपोजिटली आ रहे हैं ऑब्वियसली, एक आगरा से दिल्ली जा रहे हैं, एक दिल्ली से आगरा आ रहे हैं। तो बेसिकली कुछ ऐसा मोशन हो रहा होगा बच्चों कि ये हो गया, मैं मान लो लेट सपोज, या ये हो गया आई वुड से हिमांशु हो गया फॉर एग्ज़ाम्पल, एंड ये हो गया बेसिकली प्रभांशु, एंड वी बोथ आर कमिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। हम दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं एक दूसरे से मिलने के लिए। तो ये डिसाइड हुआ कि भाई बीच में कहीं पे हम लोग मिलेंगे। तो मैं इधर आ रहा था ऐसे एंड दिस गाय वॉज कमिंग लाइक दिस। ठीक है, तो इसकी स्पीड थी वेल एक्चुअली 20 किलोमीटर पर आवर थी, और मेरी जो स्पीड थी वो कितनी थी 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये 30 किलोमीटर पर आवर, अब ये वाला मोशन मेरे लिए पॉजिटिव होता है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ये चीज़ ताकि कभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये मोशन मेरा पॉजिटिव होता है, एक्सिस में भी इसे ऐसे ही लेके चलते हैं बच्चों। तो ये पॉजिटिव है, तो ये वाला मोशन जो है वो एक नेगेटिव साइन के साथ आएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि बेसिकली अगर ये डायरेक्शन मेरी पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगी बच्चों, ये नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज़ पॉजिटिव देन दिस विल बी नेगेटिव। तो दिस इज़ -30। अब मैं इसको रोकूंगा, वेल एक्चुअली मैंने इसको रोका, यानी कि इस मोशन को मैंने रेस्ट पे लाया, इन्वर्ट किया और डायरेक्शन उल्टी कर दी। तो जैसे ही मैं इसकी डायरेक्शन उल्टी कर दूंगा बच्चों, तो डायरेक्शन उल्टी करते ही ये पॉजिटिव बन जाएगा, क्योंकि अब दोनों इस तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन मैंने उल्टी करी तो यहाँ पे ये पॉजिटिव का 30 हो जाएगा मेरे लिए। ठीक है बच्चों, सो बेसिकली 20 + 30 हो जाएगा। तो वी एच पी वेल एक्चुअली मैं बोलूँगा, हिमांशु प्रभांशु की बात लेके चल रहे हैं यहाँ पे हम लोग अगर, तो बेसिकली वी एच पी इज इक्वल टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, 20 + 30 हो जाएगा। ठीक है, हिमांशु विद रिस्पेक्ट टू प्रभांशु। अगर हम प्रभांशु विद रिस्पेक्ट टू हिमांशु निकालते इस केस में, तो वहाँ पे क्या होता, ये डायरेक्शन ऐसे हो जाती और ये -20 हो जाता, और -20 + -30 हम कर देते। ठीक है, तो -50 हमारी वी पी एच निकल के आ जाता। बेसिकली वी प्रभांशु विद रिस्पेक्ट टू हिमांशु हो जाता, और वी हिमांशु विद रिस्पेक्ट टू प्रभांशु अगर मैं कर रहा हूँ तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 20 + 30 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया 20 + 30। ठीक है, तो बेसिकली 50 किलोमीटर पर आवर हमारी इफ़ेक्टिव स्पीड बन जाएगी।
रिलेटिव वेलोसिटी जिसे मैं बोल सकता हूँ। तो बेसिकली अब हुआ क्या, मैंने बी यानी कि अपनी वेलोसिटी को मैंने रेस्ट पे लाया, इन्वर्ट किया, साइन चेंज किया, नेगेटिव था तो पॉजिटिव कर दिया, पॉजिटिव था तो नेगेटिव कर दिया। यहाँ पर नेगेटिव था पहले से ही, अपोजिट में जा रहा था, तो मैंने नेगेटिव से उसको पॉजिटिव की तरफ चेंज कर दिया। और उस साइन के साथ मतलब पॉजिटिव करने के बाद मैंने उसको एज इट इज़ उठा के मैंने हिमांशु की स्पीड में ऐड अप कर दिया, एच की स्पीड में मैंने ऐड कर दिया, यानी कि जो ए था बेसिकली हमारा ए एंड बी, इनकी स्पीड में मैंने ऐड अप कर दिया। ठीक है, तो 20 + 30 50 हो गया। अब हम लोग जब ऐसे दोनों चल रहे हैं, दोनों दोस्त आ रहे हैं, तो हम लोग बीच में कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। इस पॉइंट पे मान लो हम लोग मिल गए, कोई कैफ़े था बढ़िया सा, एंड आई टोल्ड हिम दैट वी विल मीट ऑन दिस कैफ़े। मैं मतलब फिजिक्स का बंदा मैं था ही, मैंने कैलकुलेट कर लिया कि यार, मैंने उसको बोला कि यार देख, तू आ 20 किलोमीटर की स्पीड से, मैं आता हूँ 30 किलोमीटर की स्पीड से, और हम लोग लगभग इस कैफ़े पे मिल जाएंगे। तो ये बेसिकली कैफ़े था अपना, कोई बढ़िया सा मस्त एकदम। तो जब वहीं मिलेंगे, थोड़ी देर बात करेंगे और इन्जॉय करेंगे, और फिर हम लोग अपने अपने रास्ते पे वापस चले जाएंगे। ये मेरा हो गया कैफ़े बच्चों बेसिकली। ठीक है, तो दिस वॉज डिसाइडेड कि हम लोग कैफ़े पे मिलेंगे। सो मिले हम लोग पहले एक्चुअली, बट अब कितनी देर बाद मिलेंगे ये हमें पता करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पे मिल तो जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर कितनी देर लगेगी उसको मिलने में, तो ये देखते हैं। तो बेसिकली अब जब मैं एक को रेस्ट पे ला चुका हूँ और उसकी वेलोसिटी को मैं दूसरे को प्रोवाइड कर चुका हूँ, तो एक मेरे पास रेस्ट है, तो अब मेरे लिए जो डिस्टेंस बन जाएगी यहाँ पे बच्चों, वो डिस्टेंस वेल एक्चुअली बन जाएगी 200 किलोमीटर। क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने प्रभांशु की स्पीड को यानी कि मेरी स्पीड को मैंने हिमांशु की स्पीड में ऐड कर दिया। बिल्कुल मतलब मेरी जो स्पीड थी वो एज इट इज़ ऐड हो गई हिमांशु की स्पीड में, यानी कि 20 था, ऐसे था, चेंज हुआ, चेंज होकर इसमें ऐड हो गया। ये ऐसे आ रहा था, मैं ऐसे आ रहा था बच्चों, रेस्ट पे आया, इन्वर्ट किया, साइन बदला, और ये ऐसे ऐड अप हो गया। ठीक है, अब ये ऐड अप हो गया, तो यानी कि हिमांशु, मैं ये मान के चलूँगा कि VHP जो बेसिकली है वो 50 किलोमीटर पर आवर से आ रहा है। बट अब जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसे मैं रेस्ट पे ला चुका हूँ, मतलब मैं अपने आप को रेस्ट पे ला चुका हूँ। तो मैं अगर रेस्ट पे आ चुका हूँ बच्चों, तो यहाँ पे हिमांशु की स्पीड 50 हो गई, तो उसके जो मैं डिस्टेंस कवर कर रहा था वो भी ख़त्म हो जाएगा। मतलब मैं जो यहाँ पे कुछ मूव कर रहा था, प्रैक्टिकली मैं मूव कर रहा हूँगा, बट थ्योरेटिकली जो मैं ले के चल रहा हूँ वो मैं कंसीडर नहीं करूँगा। ठीक है, कंसीडर क्यों नहीं होगा, क्योंकि अब वो रेस्ट पे है, मैं अब रेस्ट की कंडीशन पे हूँ। ठीक है बच्चों, तो मेरे पास जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी वेल एक्चुअली कितनी, 200। ठीक है, अब 200 को मैं डिवाइड करता हूँ, बेसिकली टाइम निकालता हूँ कि मैं कितने टाइम बाद हिमांशु और प्रभांशु मिल जाएंगे वेल एक्चुअली। ठीक है, सो 200 डिवाइडेड बाई 50 हो जाएगा बच्चों, और बेसिकली 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 20/5 विच विल बी इक्वल टू T इज इक्वल टू 4 आवर्स आ जाएगा। यानी कि 4 घंटे बाद जब हम इतना धीरे धीरे आ रहे होंगे, तो 4 घंटे बाद हम लोग उस कैफ़े पे पहुंच के मिलेंगे। ठीक है, ये तो हो गया इफ़ेक्टिवली सॉल्व करना। अब अगर मैं पूछता हूँ कि मैंने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की मिलने के लिए, या मैं बेसिकली बोलता हूँ कि ये कैफ़े जो है वेल एक्चुअली ये कैफ़े आगरा से कितनी दूर था। ठीक है, तो वो देखते हैं बेसिकली, और आगे बढ़ते हैं साथ के साथ ही। तो आगरा से ये कैफ़े कितनी दूर था और दिल्ली से ये कैफ़े कितनी दूर था, ये देखते हैं। तो आगरा से जो बंदा चला था यानी कि मैं, उसकी स्पीड थी वेल एक्चुअली 30। ठीक है, 30 इंटू टाइम कितना है बच्चों, 4। तो बेसिकली अगर स्पीड इंटू टाइम हम कर देते हैं तो हमारे पास डिस्टेंस निकल के आ जाती है। बिल्कुल सही बात है, 120 किलोमीटर। तो बेसिकली 120 किलोमीटर दूर ये कैफ़े था आगरा से, यानी कि मैंने ट्रैवल किया, कितना ट्रैवल किया मैंने, 120 किलोमीटर मैंने ट्रैवल किया बच्चों। और जो मेरा फ्रेंड था बेसिकली, मेरा फ्रेंड जो था वो 20 की स्पीड पे आ रहा था, विच वॉज हिमांशु, 20 की स्पीड पे वो आ रहा था। तो 20 इंटू 4 करेंगे तो ये कितने पे मिलेगा, ये मिलेगा 80 किलोमीटर पे। यानी कि 80 किलोमीटर ट्रैवल किया हिमांशु ने दिल्ली से, यानी कि जो कैफ़े था, जो कैफ़े था जहाँ पर हम मिले, वो कैफ़े दिल्ली से 80 किलोमीटर्स दूर था, और आगरा से वो कितने किलोमीटर्स दूर था, 120 किलोमीटर दूर था। मतलब अगर मैं देखता हूँ वेल एक्चुअली ये डिस्टेंस,
जो है ये डिस्टेंस हो जाएगी बच्चों 120 किलोमीटर, ठीक है। और जो ये डिस्टेंस होगी बेसिकली ये डिस्टेंस हो जाएगी बच्चों 80 किलोमीटर, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से और डिटेल्ड फॉर्म में मैंने समझाया कि 80 किलोमीटर मैंने ट्रैवल किया 120 किलोमीटर, मेरे फ्रेंड ने ट्रैवल किया 80 किलोमीटर, और हम लोग एक कैफ़े पे मिले और उस पॉइंट पे हम लोग बीच में कहीं मिल गए। ऑब्वियसली अपोजिट आ रहे थे तो बीच में ही कहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इंडिविजुअली किसने कितना ट्रैवल किया ये भी मैंने बता दिया, और कितने टाइम बाद हम लोग मिल जाएंगे बेसिकली वो भी मैंने रिलेटिव वेलोसिटी के थ्रू निकाल लिया बहुत ही आसानी से। तो चलिए, दो क्वेश्चंस हम लोगों ने प्रैक्टिस किए, इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करना घर पे। अभी हम थोड़ा सा धीरे लेके चल रहा हूँ, मैं आप लोगों को धीरे इसलिए लेके चल रहा हूँ बेसिकली ताकि आपके ऊपर बिल्कुल बर्डन ज़्यादा ना आए। मैं होमवर्क शीट भी आप लोगों को साथ के साथ ही प्रोवाइड कर रहा हूँ, और इन क्वेश्चंस को भी आपको बिना देखे प्रैक्टिस करना है। तो चलिए अब आपकी शीट के बारे में हम देखते हैं, बट बिफोर वी गो टू शीट, आज के लिए वेल एक्चुअली एक क्वेश्चन और डिस्कस होना था विच वी विल डिस्कस टुमारो इन टुमारोज लेक्चर। एंड WPP2 की बात करते हैं बेसिकली, जो कि मैंने स्पेसिफिकली बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके आप लोगों के लिए बनाई है, और उसकी प्रैक्टिस कीजिए, आप लोग सॉल्व कीजिए। यस, वन मोर थिंग कि इस बार अभी मैं आपको साथ के साथ आंसर की प्रोवाइड कर रहा हूँ, एंड मोस्ट प्रोबेबली जब हम शीट नंबर 3 में आपको प्रोवाइड करूँगा या शीट नंबर 4 जब मैं आपको प्रोवाइड करूँगा तो मैं साथ साथ आंसर की आप लोगों को नहीं प्रोवाइड करूँगा। वाई बिकॉज दिस इज़ द रीज़न। बात यह है कि हम लोग जब एग्जामिनेशन में होते हैं यार, तो एग्जामिनेशन में क्या करते हैं हम लोग कि भाई हमें जितनी नॉलेज है, जितनी बेस्ट नॉलेज है हमारे पास, हम वो सारी यूज़ करके जो बेस्ट आंसर हमें लगता है 4 ऑप्शंस में से वो हम सॉल्व करके टिक करके चले आते हैं, ठीक है। वहाँ पे जब हम एग्ज़ाम में बैठे हुए थे तो हमें आंसर की नहीं पता होती है, तो बेसिकली उस एग्ज़ाम वाली फील ही आपको दी जाएगी और उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड और क्वेश्चन देखते हैं। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, एंड नेक्स्ट वीक में हम लोग इनके आंसर्स डिस्कस कर लेंगे, और जो लास्ट शीट मैंने दी थी उसको हम डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। तो कल की क्लास में बेसिकली 1 या 2 क्वेश्चंस होंगे, और कुछ पार्ट में आई विल ट्राई टू कवर 50% पार्ट मैं होमवर्क का कवर कर दूंगा कल, एंड 1-2 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, एंड सिमिलरली हम डे आफ्टर टुमारो भी करेंगे। सो चलिए, लेट्स सी द क्वेश्चंस। फोटो ले लीजिए, फ़ोन लेके तैयार रहो बच्चों। सो फर्स्ट क्वेश्चन, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं इसमें, कुछ मेंस लेवल के क्वेश्चन मैंने खुद से डिज़ाइन किए हैं आप लोगों के लिए। तो फोटो ले लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन की फ़ोटो ले लीजिए आप लोग, एंड देन थर्ड क्वेश्चन की फ़ोटो ले लीजिए फटाफट से। फोर्थ क्वेश्चन की फ़ोटो ले लो बच्चों जल्दी जल्दी, एंड देन द फिफ्थ क्वेश्चन, and after that we move to the sixth question। well actually सेवन्थ क्वेश्चन की फ़ोटो ले लो, एट्थ क्वेश्चन की फ़ोटो ले लो बच्चों, और देन नाइन्थ क्वेश्चन, एंड हियर वी गो 10th क्वेश्चन। सो 10 क्वेश्चंस हैं जो लास्ट वीक आपको क्वेश्चंस दिए थे, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कल की क्लास में। और ये क्वेश्चंस बेसिकली सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल सही सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मेहनत करो, 1 वीक का टाइम है, 10 क्वेश्चंस है, तो आई वुड से कि अगर आप डेली 2 क्वेश्चन भी करोगे ना तो आप बहुत ही आराम से कर ले जाओगे। सो दोनों ही चीज़ों का मैं ध्यान रख रहा हूँ कि बर्डन आपके ऊपर ना आए, इसलिए मैं कंटेंट भी अभी थोड़ा सा रिफाइंड लेके चल रहा हूँ, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी एक ऐसा टॉपिक है जो एक बार समझ में आ जाता है ना, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन हम बहुत आसानी से कर लेते हैं। पर अगर समझ में नहीं आया और मैंने तेज़ उड़ा दिया वो टॉपिक, तो फिर वो कभी समझ में नहीं आता। एक बार अगर मिसकॉन्सेप्शन आ गया, कुछ गलत आ गया समझ में, कुछ गलत चीज़ हमने समझ ली, तो उसके बाद वो फिर कंटिन्यू होती रहती है। वो क्वेश्चंस में फिर हम मिस्टेक करते रहेंगे, तो वो हमें मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करनी है। आराम से चलेंगे 1-2 लेक्चर्स, उसके बाद कुछ बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे हम लोग फटाफट से रिलेटिव के, एंड देन शीट के साथ हम चलते रहेंगे, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्राफ। तो फ़ोटो ले लीजिए और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना 1-2 दिन में बिल्कुल अच्छे से। यस, वन मोर थिंग, रिलेटिव क्वेश्चंस भी कुछ एक क्वेश्चंस हैं इस असाइनमेंट में, बेसिकली इस शीट में, तो आपको उनकी प्रैक्टिस अभी नहीं करनी है। उनकी प्रैक्टिस आप
दो तीन क्लास जब हमारी अभी और हो जाएंगी उसके बाद आप उनकी प्रैक्टिस करना। इसके अलावा बाकी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लीजिए फटाफट से। तो चलिए, एंजॉय योर डे, हैव ए वेरी वेरी नाइस डे एंड मज़े करो यार, और साथ साथ होमवर्क भी करते रहो। चलिए, मिलेंगे कल फिर से अपने टाइम पे। थैंक यू सो मच बच्चों।
हेलो माय डियर स्काई वॉकर्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो एकदम सारे। रिवीजन तो खूब जमकर किया होगा आपने, है ना? 3 दिन बाद मिल रहे हैं, 3 दिन तक कुछ मैम ने होमवर्क नहीं दिया, तो आपने पढ़ाई की होगी, है ना? तो आई होप आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो हम क्वेश्चन, जो सारे क्वेश्चन होंगे आपके, ठीक है, उसको हम लेक्चर के बाद डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन आप करना, कुछ क्वेश्चंस मैं करूँगी। तो जैसे कि आपको पता है, हमने चैप्टर टिश्यूज शुरू किया था। उसमें से हमने प्लांट टिश्यू तो कवर कर ही लिया था। फिर हमने शुरू किया था एनिमल्स टिश्यू। तो एनिमल टिश्यूज में कौन सा हमने कवर किया था, फटाफट से बताओ। हमने कवर किया था कनेक्टिव टिश्यू, है ना? तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो, है ना? तो शुरू करें आज का टॉपिक फिर। तो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी एपिथेलियल टिश्यू। हमने डिस्कस किया था कि एनिमल टिश्यूज जो है वो 4 टाइप्स के हैं। कौन कौन से थे? कनेक्टिव टिश्यू था, एपिथेलियल टिश्यू था, मस्कुलर टिश्यू था एंड नर्वस टिश्यू था। तो कनेक्टिव टिश्यू तो पढ़ लिया हमने। अब हम डिस्कस करेंगे एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यूज का मतलब क्या होता है? स्किन विच कवर एंड प्रोटेक्ट्स ऑल ओवर बॉडी इज एपिथेलियल, ठीक है, एपिथेलियम। तो जो हमारी बॉडी को, जो भी हमारे ऑर्गन्स होते हैं, एनिमल्स के अंदर जो भी ऑर्गन्स होते हैं, जिस जो कवर करता है उसको हम बोलते हैं एपिथेलियम। जैसे कि कोई ऑर्गन ले लो आप, उसके ऊपर जिसकी भी लेमिनेशन होगी, जिसकी भी कवरिंग होगी, उसको हम बोलेंगे एपिथेलियम। क्लियर? इतना क्लियर हो गया आपको? एपी मतलब आउटर और कवरिंग, ठीक है। तो आउटर कवरिंग या लेमिनेशन बोल लो आप, ठीक है, समझाने के फॉर्म में लेमिनेशन ले लो आप, कि ऑर्गन की लेमिनेशन को या आउटर प्रोटेक्शन को, उसको हम बोलेंगे एपिथेलियम। तो ये कहाँ, हर जगह होता है, मतलब मैक्सिमम अकरेंस जो होती है एपिथेलियम की, कहाँ कहाँ होती है? इनर लाइनिंग होती है, कहाँ? माउथ में, ठीक है, ब्लड वेसल्स में होती है, कवरिंग होती है अदर ऑर्गन्स की, कैविटी में होते हैं ये बॉडी के। तो अलग अलग पार्ट्स में होते हैं ये एपिथेलियम, मतलब हर एक जगह जो भी हमारा बॉडी पार्ट है, स्किन को ले लो आप, ये भी एपिथेलियल टिश्यू से ही बनी है। इसको भी हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा एपिथेलियल टिश्यू है इसमें। तो ये सेल्स जो होते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं, ये एक टाइटली फॉर्म में पैक्ड होते हैं, मतलब इनके अंदर कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। एकदम टाइटली फॉर्म में होंगे, एक दूसरे से जुड़े होंगे, ये बिल्कुल भी स्पेस नहीं होगा। अगर स्पेस होगा तो कैसे ये प्रोटेक्शन करेंगे, है ना? तो तभी इनकी प्रोटेक्शन जो होती है, इनकी प्रोटेक्शन जो होगी, वो एकदम टाइटली फॉर्म में होगी, एकदम टाइटली पैक्ड होंगे एक दूसरे के साथ। ओके, क्लियर हो गया? और ये जो होते हैं, ये सेपरेट कैसे करते हैं एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को? इनके ऊपर जो होता है, ये फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। आपको पता ही होगा बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में। बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है वो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को अलग करके रखती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये सेपरेट कैसे करते हैं, दूसरे टिश्यू से कैसे इनको सेपरेट करके रखते हैं? फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू। क्लियर हो गया आपको? इतना आगे बढ़े हम। तो देखिए आप यहाँ पे, तो टाइप्स डिस्कस करेंगे अब हम एपिथेलियल टिश्यूज के। तो 4 टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के नहीं, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। मेन जो होते हैं, सिंपल स्क्वैमोस हो गया, क्यूबॉइडल हो गया, कोलोमुलर हो गया, सिलिएटेड कोलोमुलर हो गया। मतलब मेन जो होते हैं वो स्क्वैमोस, क्यूबॉइडल एंड कोलोमुलर होते हैं। आगे फर्दर इनकी डिवीजन होती है, मतलब कुछ सिलिएटेड हो गए, कुछ ग्लैंडुलर हो गए, कुछ स्ट्रेटिफाइड टिश्यूज हो गए एपिथेलियल। एक एक करके मैं आपको सब बताऊंगी। तो एक बार आप डायग्राम की तरफ देख लीजिए, आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो जाएगा। मोटा मोटा बता दूं आपको कि क्या होता है इनका, इनके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो सिंपल स्क्वैमोस जो होगा, इसको आप कैसे याद रखोगे? ये एक थिन लेयर होती है ऑर्गन के ऊपर, ठीक है, ऑर्गन के ऊपर हो गया या किसी पार्ट के अंदर हो गया, ठीक है, उसकी लेयर जो होगी, टिश्यूज की लेयर जो होगी, वो थिन लेयर होगी, ठीक है। क्यूबॉइडल की आपको पता ही लग रहा होगा इसके वर्ड से कि क्यूबॉइडल जो होंगे वो क्यूब शेप के होंगे, ठीक है, एक जैसी हाइट होगी इनकी, एक जैसी शेप होगी सबकी। फिर आता है कोलोमुलर, ये पिलर लाइक स्ट्रक्चर होगा इनका, ठीक है, मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है इनकी। आपको दिख ही रहा होगा कि देखो सारे सेल से कैसे डिफरेंट है, सब एक जैसे होंगे, सेम हाइट, है ना, विड्थ इनकी सेम होगी। और सिलिएटेड कोलोमुलर जो होंगे, इनके ऊपर सीलिया प्रेजेंट होगा। इसका भी फंक्शन मैं आपको आगे डिस्कस करूंगी कि क्या इसका मतलब क्या होता है, कि सिलिएटेड किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है। क्लियर? तो देखिए आप,
फर्स्ट वन इज सिंपल स्क्वामोस, ठीक है। तो ये जो होते हैं सिंपल होते हैं, ठीक है, और थिन होते हैं, बड़े ही पतले टिश्यूज होते हैं ये। आप डायग्राम देख लीजिए एक बार, ये बहुत ही थिन होते हैं और इनके अंदर न्यूक्लियस जो होगा वो बहुत ही फ्लैटेड शेप का होगा। मतलब यहाँ पे देखिए आप, फ्लैट डिस्क लाइक पॉलीगोनल और इर्रेगुलर शेप्स है विद राउंड एंड फ्लैट न्यूक्लियस। राउंड न्यूक्लियस होंगे और फ्लैटेड न्यूक्लियस होंगे इनके अंदर, ठीक है, क्लियर। और आपको मेन क्या याद रखना है, इनके स्ट्रक्चर याद रखना है कि ये थिन होते हैं या थिक होते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट यही पूछा जाएगा आपसे कि कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, है, थिन होते हैं, थिक होते हैं और कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अपनी कॉपी में लिख लीजिए कि कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ये नोज़ जो लाइनिंग होती है नोज़ की, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ब्लड वेसल की कैविटी में प्रेजेंट होंगे, बहुत सारी जगह में प्रेजेंट होते हैं। जैसे माउथ, माउथ की इनर लेयर जो होती है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ओइसोफेगस जो होता है हमारा, वहाँ की इनर लाइन में प्रेजेंट होंगे ये वाले सेल। तो काफ़ी सारी जगह, काफ़ी सारे हमारे बॉडी पार्ट्स हैं जहाँ पे ये स्क्वेमोस एपिथेलियल टिश्यू जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। जैसे किडनी, किडनी में तो कोई और टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, बट उसके अंदर नेफ्रॉन जो होता है, नेफ्रॉन के अंदर लूप ऑफ हेनले होगा, उसके अंदर कवर्ड सेल, कवर्ड पोर्शन जो होगा नेफ्रॉन का, वो स्क्वेमोस टिश्यूज से बना होगा। वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो आपको सबसे पहले एक और चीज़ बता दूं, जो जितना भी मैं आपको टाइप्स पढ़ाऊंगी टिश्यूज के, स्क्वेमोस हो गया, क्यूबॉइडल हो गया, कोलोमनर हो गया, इन तीनों के बारे में आपको एक एक लाइन लिखनी है और देखना है कि कहाँ पे कौन कौन से टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। एक चार्ट बनाना है आपको, ये काम है, ठीक है। ये आपके लिए ही काम आएगा, तो ये सब आपको करना है, ठीक है। तो देखिए आप आगे, ये मैकेनिकल इंजरी जो होती है अंदर, उससे प्रोटेक्ट करते हैं ये वाले टिश्यूज, और प्रिवेंट करते हैं जो भी जर्म्स एंटर करते हैं हमारी बॉडी में, उनकी एंट्री को ये रोकते हैं, ठीक है। और इनमें जो गैसेस पास होगी वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू होगी। इतना क्लियर हो गया। थिन होते हैं और कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लाइनिंग ऑफ नोज, माउथ की लाइनिंग में, ओइसोफेगस की लाइन में, ब्लड वेसल्स की लाइन में प्रेजेंट होते हैं, क्लियर। और मैकेनिकल इंजरी से ये प्रोटेक्ट करते हैं और जर्म्स अंदर ना आ सके, उसका जर्म्स का प्रिवेंशन करते हैं। और गैसेस कैसे पास होगी, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू, क्लियर इतना। अब बढ़ते हैं आगे हम। तो क्यूबॉइडल, जो सिंपल क्यूबॉइडल है उसमें क्या होता है, ये थिक होते हैं। मैंने अभी आपको स्क्वेमोस पढ़ाया है ना, तो स्क्वेमोस का एक और एग्जांपल बताती हूँ। एक और इसका टाइप है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमोस। अब स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या हुआ, स्क्वेमोस का मतलब थिन लेयर, है ना। तो स्ट्रेटिफाइड का क्या होगा, जैसे एक थिन लेयर होगी स्क्वेमोस की, उसके ऊपर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, मतलब बहुत सारी, एक ग्रुप होगा उन लेयर्स का, ठीक है। इतनी मोटी लेयर होगी। जैसे एग्जांपल ले लो हमारी स्किन का। अब स्क्वेमोस, सिंपल स्क्वेमोस होगा हमारी स्किन के ऊपर, तो हमें तो हर टाइम जरा सा जाएंगे, दरवाजे से लग गए तो कट लग जाएगा, है ना। इतनी पतली लेयर होती है स्क्वेमोस की। और स्ट्रेटिफाइड जो होता है वो क्या करता है, लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर होती है, वो एक प्रोजेक्शन, इतनी मोटी लेयर बना देती है ताकि तभी हमारी स्किन जो है इतनी हार्ड होती है। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमोस का एग्जाम्पल क्या हुआ, स्किन, क्लियर हो गया इतना। तो काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा भी जाता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमोस के ऊपर क्वेश्चन भी आता है, तो आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। फिर आता है क्यूबॉइडल। तो क्यूबॉइडल जो होता है, मैंने अभी आपको बताया कि इनका क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, सभी एक जैसे होते हैं, इनकी हाइट, इनकी वेट जो होती है इक्वल होती है सबकी, है ना। आपको डायग्राम में दिख ही रहा होगा। और ये कहाँ पे होते हैं, किडनी में होते हैं। मैंने अभी बताया आपको कि जो लूप ऑफ हेनले होता है नेफ्रॉन का, उसकी जो कर्व शेप होती है, लूप ऑफ हेनले आपने देखा होगा, आगे हम डिस्कस करेंगे उसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो आपने उसका डायग्राम कभी देखा हो अपनी लाइफ में, तो उसकी लाइन मैंने आपको बताई, वहाँ पे कौन से स्क्वेमोस टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। बट किडनी के ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वहाँ पे क्यूबॉइडल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, क्लियर। सलाइवरी ग्लैंड हो गया, काफ़ी सारी जो ऑर्गन होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ये क्यूबॉइडल टिश्यूज, ठीक है। और ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ऑर्गन को और हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन में। तो मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, इन सब की एक कॉमन चीज़ क्या है, इन सारे एपिथेलियल टिश्यू की, ये मैकेनिकल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। चाहे स्क्वेमोस ले लो, चाहे क्यूबॉइडल ले लो, चाहे कोलोमोनर ले लो आप, क्लियर। एक तो
सेम सिमिलर इनका फंक्शन हो गया। बाकी ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, सिक्रीशन में हेल्प करते हैं। क्लियर। अब बढ़ते हैं हम थर्ड वन, दैट इज कोलोमनर। तो बताया मैंने आपको कि ये पिलर लाइक होते हैं, मतलब इतने बड़े भी नहीं होते पिलर की तरह, जैसे हम घर बनाने के लिए पिलर बनाते हैं इतने बड़े भी नहीं होते। मतलब हमारे ऑर्गन में देख लो कि सबसे लंबा जो सबसे पिलर लाइक टिश्यू जो होगा वो कोलोमनर ही होगा। ये टॉल होते हैं, सिलेंड्रिकल लाइक सेल्स होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं, जैसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इंटेस्टाइन ले लो आप। इंटेस्टाइन में आपने देखा ही होगा डायग्राम इंटेस्टाइन का कैसा होता है, कुछ इस तरह से होता है, आपने देखा हो, है ना, बिल्लाई की फॉर्म में होता है। तो ये इस टाइप के सेल्स जो होते हैं वो कोलोमनर जो है वो इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। या स्टमक ले लो, इंटेस्टाइन ले लो, वहाँ पे होते हैं ये। तो इतना याद रख लिया आपने कि कहाँ पे होते हैं, स्क्वैमोस कहाँ पे हो गए, कोलोमनर कहाँ पे हो गए, क्यूबॉइडल सेल कहाँ पे हो गए, ये लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। सारे क्वेश्चन इसके ऊपर ही आते हैं। ये कुछ नहीं पूछेंगे कि इसकी शेप क्या है, ये थोड़ा बहुत शेप के बारे में भी डिस्कस कर लेना, बट मेन जो होगा ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तो वो याद रखिएगा आप इसके एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो ये हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन में, हेल्प करते हैं किसकी, एब्जॉर्प्शन में, न्यूट्रिशन की, सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस है, एंड प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल सपोर्ट। मैंने आपको बताया कि इनका सिमिलर फंक्शन क्या है, सब एपिथेलियल टिश्यू का ये मैकेनिकल सपोर्ट जो है ऑर्गन्स को प्रोवाइड करते हैं। क्लियर हो गया आपको? अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। वैसे बहुत ही सिंपल है कि कैसे किस तरह के सेल होते हैं, इनकी शेप के बारे में डिस्कस किया और कहाँ पे होते हैं और इनका फंक्शन। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है और कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है। और वो जो चीज़ मैंने आपको बोली है वो याद रखना कि एक चार्ट बनाना है, इन तीनों एपिथेलियल टिश्यू के बारे में एक एक लाइन लिखनी है और ये देखना है कि कौन सा टिश्यू जो है कौन से ऑर्गन में होता है। एक एक ऑर्गन के बारे में लिखना है, कौन सी लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं, ये सब आपको लिखना है, ठीक है। तो एक और एग्जांपल आता है इसमें, एक और टाइप है सिलिएटेड कोलोमनर एपिथेलियल। ये कोलोमनर एपिथेलियल का एक टाइप है। तो सिलिएटेड होगा, मैंने अभी आपको बताया कि सिलिएटेड जो सीलिया प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे देख लीजिए आप, आपको सीलिया लाइक दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना, इनको बोलते हैं सीलिया। तभी इन टाइप के एपिथेलियल टिश्यू को सिलिएटेड कोलोमनर एपिथेलियम बोला गया है, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, फेलोपियन ट्यूब्स तो आप देखी होंगी, फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वहाँ पे ये फेलोपियन ट्यूब्स जो है पाई जाती हैं, ठीक है। और पार्ट्स जो होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, कुछ पार्ट्स होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के, वहाँ पे ये सीलिया पाया जाता है। वहाँ पे क्या करता है, कोई मटेरियल आ गया, कोई पार्टिकल आ गया, उसको रिमूव करता है ये सीलिया जो होते हैं। तो इस टाइप के सिलिएटेड कोलोमनर एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं, फेलोपियन ट्यूब्यूल्स या ट्यूब्स ले लो, और पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो क्लियर हो गया आपको, जो 3 मैंने आपको पढ़ाए, साथ में उसके कुछ टाइप्स हमने डिस्कस किए। अगर कोई और आपको क्वेश्चन आता है, कुछ डाउट है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। एक और आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी मैं, एक और एपिथेलियल टिश्यू होता है ग्लैंडुलर। तो वैसे आपकी बुक में है नहीं, बट मैं आपको थोड़ा सा बता दूं उसके बारे में। ग्लैंडुलर जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो कहाँ पे होता है, जहाँ पे ग्लैंड्स होते हैं, हार्मोन्स जो सिक्रीट होते हैं जहाँ से, वहाँ पे ये ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। तो उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, ऐसे, और अंदर की तरफ होता है, इस टाइप के टिश्यू होते हैं, जहाँ से ये सिक्रीशन जो होगी हार्मोन्स की यहाँ से होगी। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं। अगर आपको नहीं पता लगा, अगर आपको कोई डाउट है ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू को लेके, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। बट इनका फंक्शन यही है कि ग्लैंड्स जो होते हैं हार्मोन जो रिलीज करते हैं, वहाँ पे ये ग्लैंडुलर टिश्यू पाए जाते हैं। उनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है ताकि सिक्रीशन हो सके हार्मोन्स की। क्लियर। तो अब आता है आपका फेवरेट पार्ट, आज का क्विज ऑफ द डे। तो शुरू करें हम। तो लाइक का बटन दबाएं, आज तो मैंने बोला नहीं, लाइक का बटन दबाएं और थम्स अप भी भेजिएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। और देखिए आप, तो फर्स्ट वन इज कर्व पोर्शन ऑफ हेनलेज लूप, मतलब कि लूप ऑफ हेनले ऑफ द नेफ्रॉन आर लाइंड बाय। तो नेफ्रॉन जो होते हैं कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, किडनी में प्रेजेंट होते हैं। किडनी में हमने कौन सा डिस्कस किया था, बताइए फटाफट, अभी हमने फटाफट पढ़ा था, क्यूबॉइडल किया था डिस्कस, है ना।
बट मैंने आपको बताया कि लूप ऑफ हेनले जो होता है नेफ्रॉन का, उसके कवर्ड पोर्शन में जो कर्व पोर्शन जो होता है उसमें स्क्योमोस एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। तो आपको थोड़ा इस वाले टॉपिक में आपको कंफ्यूजन होगा, तभी मैंने आपको बोला कि एक चार्ट बनाइएगा और एग्जांपल लिखिएगा कि कौन कौन से टाइप के जो सेल्स होते हैं, टिश्यू होते हैं, कहाँ कौन से ऑर्गन में पाए जाते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है, आपके भले के लिए बोल रही हूँ, इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो सेकेंड वन इज लाइनिंग लेयर ऑफ फेलोपियन ट्यूब्स ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ, अभी पढ़ा हमने, इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, है ना। तो लास्ट में हमने पढ़ा सिलिएटेड एपिथेलियम। काफ़ी सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा हो और आप बड़े ध्यान से सुनते हो, तभी आप आंसर इतने अच्छे से दे पाते हो। वेरी गुड। तो नेक्स्ट वन इज द स्ट्रेटिफाइड स्क्योमोस एपिथेलियम टिश्यू इज प्रेजेंट इन, कहाँ पे होते हैं ये प्रेजेंट? एंड ऑफ द बोन एंड ट्रैकिया, लंग्स एंड किडनीज, यूरिनरी ब्लैडर एंड किडनीज, माउथ एंड ओइसोफेगस। तो बताइए फटाफट, किडनी एंड जो लंग्स होते हैं वहाँ पे तो मैंने बताया कि कौन कौन से क्यूबॉइडल टाइप के टिश्यूज होते हैं। माउथ एंड ओइसोफेगस में हमने सिंपल स्क्वेमोस पढ़ा था, है ना। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमोस जो होते हैं वो होते हैं एंड ऑफ द बोन एंड ट्रैकिया में। तो यहाँ पे मतलब बहुत सारी लाइनिंग चाहिए होती है स्क्वेमोस एपिथेलियम की। स्क्वेमोस होता है थिन, मैंने आपको बताया कि स्ट्रेटिफाइड किस टाइप के होते हैं, जहाँ पे लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर स्क्वेमोस एपिथेलियम टिश्यू की होती है, उनको हम स्ट्रेटिफाइड बोलते हैं। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? एक तो मैंने आपको एग्जांपल दिया बहुत ही सिंपल सा, स्किन, और साथ में होता है ये एंड ऑफ द बोन एंड ट्रैकिया में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर आपको? Last one is the type of epithelial tissues which consist of layers of flat cells. ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन की क्या है, द टाइप ऑफ epithelial tissues which consist of layers, बात की गई है consist of layers of flat cells is, तो इसका आंसर क्या होगा फटाफट से बताइए मुझे। द टाइप, इसमें द क्यूबॉइडल एपिथेलियम होगा या स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमोस एपिथेलियम होंगे, स्क्वेमोस एपिथेलियम या कोलुमिनर एपिथेलियम। तो इसका आंसर होगा, बताइए मुझे फटाफट से, आपको बताया था मैंने कंसिस्ट ऑफ लेयर्स, तो इसका आंसर है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट बचता है आपको, अगर कोई और कन्फ्यूज़न है आपको इन टिश्यूज़ को लेके, वैसे काफ़ी सारे टिश्यूज़ हैं, कन्फ्यूज़न तो होगा ही। तो अगर कोई है कन्फ्यूज़न तो आप मुझसे पूछ सकते हो। सबसे पहले आप क्या करो, चार्ट के ऊपर सारे एग्जाम्पल लिखो, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बावजूद भी आपको कोई डाउट बचता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो लास्ट वन इज आपको आता है असाइनमेंट आज का, चैप्टर नेम टिश्यूज़, मॉड्यूल 1 से क्वेश्चन नंबर 14, 29 एंड 37। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन दिए हैं मैंने आपको, एमसीक्यूज टाइप है आपको, ताकि चार्ट भी बनाना है इसलिए मैंने बहुत कम होमवर्क दिया है आपको। ठीक है, तो रिवीजन करें इस टिश्यू वाले जो मैंने आपको एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ाया, इसको अच्छे से रिवाइज करें बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं इससे। तो अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए और इन्जॉय करना ना भूलिए, और खूब सारी पढ़ाई करें तब तक के लिए। और मिलते हैं हम अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में मिलेंगे हम।
जय हिंद बच्चों। और कैसे हो आप लोग? सब अच्छे? तो हमने अभी तक कवर कर लिए हैं 5 चैप्टर्स, और जो आज स्टार्ट होगा वो है लाइंस एंड एंगल्स। जो बच्चों 5 चैप्टर अभी तक हमने किए थे वो एक्चुअली में 9th क्लास के, अगर मतलब मेरे से कोई पूछे तो वो 9th क्लास के बोरिंग और इजी चैप्टर्स थे। मतलब करने में बहुत बोरिंग, जैसे यूक्लिड हो गया, याद करना है बस। तो अब मैथ्स में भी याद करना पड़े, फिर मैथ्स कहाँ रही, है ना। तो अभी तक जो चैप्टर्स है बहुत बोरिंग और सिंपल सिंपल से, मतलब हाँ ये तो हो ही जाएगा। लेकिन बच्चों अब जो चैप्टर आ रहे हैं, ये यूक्लिड के बाद से, मैंने आपको पहले भी बताया था एक बार कि यूक्लिड्स के बाद से अच्छे चैप्टर्स आना स्टार्ट होते हैं। तो उस सीरीज़ में सबसे पहला चैप्टर है हमारा लाइंस एंड एंगल्स। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और कैलकुलेशन भी होती है, हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। तो बहुत मज़ा आता है इस चैप्टर को करने में, और असली मैथ्स वाली फ़ील आती है कि हाँ इसमें मैथ्स लग रही है, कैलकुलेशन करना पड़ता है। ये नहीं कि मतलब याद कर लिया। याद भी है, कुछ एग्जाम्स कुछ थ्योरम्स इसमें भी हैं, लेकिन वो भी मतलब मैथमेटिकली बहुत अच्छी लगती हैं। याद करने में भी आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार मैं कोई अच्छी चीज़ याद कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का लेक्चर लाइंस एंड एंगल्स और यूक्लिड्स। जो हमने यूक्लिड किया था, आई होप सभी ने उसका होमवर्क कर लिया होगा। ठीक है, तो उसका होमवर्क करते रहिए, और आज हो सकता है मैं आपको फिर से यूक्लिड का ही होमवर्क दूँ, जिससे आप बार बार उसे देखते रहें, और जब लगातार देखेंगे तो याद हो ही जाएगा। अगर जो कोई याद नहीं कर रहा है तो वो याद करे बिल्कुल, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट चैप्टर है। भले ही बोरिंग है, हाँ याद करने वाला है, लेकिन आप स्किप मत कीजिए उसे, उसके मार्क्स, क्योंकि अगर उससे उस चैप्टर से आप मार्क्स लूज़ करते हैं तो फिर किसी और चैप्टर से एक्सपेक्ट ही मत करिए, क्योंकि वो सबसे मतलब जो वाहियात चैप्टर होता है वो यूक्लिड ज्योमेट्री है। तो उसे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। ये मत सोचिए कि मैं तो यार मतलब इतनी सी एग्जाम से आखिरी में याद कर लूँगा जब पेपर आने वाला होगा। तो नहीं बच्चों, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। अभी से याद करोगे तो उस टाइम बिल्कुल याद रहेगा। अगर आखिरी दिन याद करोगे, मतलब पेपर है हमारा कल और हम यूक्लिड लेके बैठे हैं एक दिन पहले या 2 दिन पहले, तो उस टाइम नर्वसनेस से हम याद करी हुई चीज़ भी भूल जाएंगे। लेकिन अगर हम शुरुआत से ही याद करते रहेंगे यूक्लिड जैसे चैप्टर्स को, तो उस दिन हमें कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ यार मैंने तो शुरुआत से ही पढ़ा है, इतने दिनों से मैं पढ़ता रहा हूँ यूक्लिड, मैं कैसे भूल सकता हूँ उस एग्ज़ाम हॉल में। ठीक है ना बच्चों, तो बिल्कुल पढ़ते रहना है। जिसने याद नहीं किया है याद करें। आज भी मैं यूक्लिड्स का होमवर्क दूंगा तो और अच्छे से याद होगा। तो चलिए फिर आज की कहानी स्टार्ट करते हैं, लाइंस एंड एंगल्स की। और इस बीच में अपना इंट्रो देना तो भूल ही गया। वैसे इंट्रो देने की अब ज़रूरत नहीं है बच्चों, आप लोग तो मुझे जानते ही हो गया, बहुत समय हो गया आपके साथ। तो मैं आपका पीएम सर, बीटेक आईटी दिल्ली। चलिए शुरू करते हैं लाइंस एंड एंगल्स। सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों इंट्रो। इस चैप्टर में हम क्या क्या देखेंगे? इस चैप्टर में हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंगल्स फाउंड व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। जब दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करें तो जो एंगल फॉर्म हो उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, क्या अलग अलग बिहेवियर उसका स्टडी करेंगे हम। एंड वी विल ऑल्सो सी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एंगल्स फॉर्म्ड व्हेन अ लाइन इंटरसेक्ट टू और मोर पैरेलल लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अब हम ये भी पढ़ेंगे, एक मेजर पार्ट हमारा इस पर रहेगा कि जब दो लाइंस, जो दो पैरेलल लाइंस हैं, उसको एक तीसरी लाइन आके इंटरसेक्ट करे टू डिफरेंट पॉइंट्स पर, तो उससे जो फॉर्म होने वाले एंगल्स हों उसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। वैसे शायद ये आपने ये पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल आपने पहले भी पढ़ा हो स्मॉलर क्लासेस में, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे बच्चों क्योंकि सिलेबस में है ही 9th क्लास के। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं बेसिक्स के साथ। सबसे पहले एक हम लाइन को डिफ़ाइन करते हैं कि लाइन, बच्चों आपको पता है लाइन क्या होती थी? लाइन जो नॉन टर्मिनेटिंग, बिल्कुल एक्सटेंड हो इन्फिनिटी तक, जिसके एंड पॉइंट्स ना हो। ठीक है, मतलब उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता था, एक बार मैं आपको बता देता हूँ, और बताऊँगा आपको ब्लैक बोर्ड पर, क्योंकि काफ़ी बच्चों को ब्लैक बोर्ड पसंद आया था। ठीक है, तो लाइन हमारी होती थी ये वाली, नॉन टर्मिनेटिंग, कभी ख़त्म ना हो। ये जो एरोज़ हैं ये डिनोट करते हैं कि इन्फिनिटी तक ये जा रही है लाइन, इन्फिनिटी तक। ठीक है ना बच्चों, तो ये हमारी लाइन होती थी। रे क्या होती थी? रे होती थी जब एक लाइन ऐसी है और उसका एक पॉइंट जो है वो फिक्स है, ये इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा है, ये खाली एक पॉइंट इन्फिनिटी तक जाए। यहाँ से
ये जो है ये चीज़ इन्फिनिटी तक जाएगी, लेकिन ये है ये फिक्स हो गया एक पॉइंट, और ये होती थी हमारी रे। और एक बच्चों अब क्या लाइन सेगमेंट क्या होती थी? लाइन सेगमेंट वो होती है जिसके दोनों एंड पॉइंट्स फिक्स हों, एक्सटेंडेबल ना हो, दोनों एंड पॉइंट्स फिक्स हों, ये होती है लाइन सेगमेंट। सेगमेंट, ठीक है ना बच्चों, ये समझ जाना लाइन सेगमेंट लिखा है। तो ये होती है लाइन सेगमेंट जिसके दोनों एंड पॉइंट फिक्स हों। ठीक, तो चलिए अब हम लेक्चर पे समझते हैं इसको और अच्छे से। देखिए रे की डेफिनेशन क्या है? अ लाइन विथ वन एंड पॉइंट, एक जो पॉइंट है वो मतलब टर्मिनेट है, मतलब वो नहीं कि वो इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा है, एक्सटेंड नहीं हो रहा है वो, उसका एक एंड पॉइंट फिक्स है। ठीक, और अ लाइन विथ वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड अ रे। ऑन दी अदर एंड अ लाइन विथ टू एंड पॉइंट्स, अगर दोनों एंड पॉइंट्स फिक्स हैं या एंड हो रहे हैं, टर्मिनेट हो रहे हैं, तो फिर वो कहलाएगी एक लाइन सेगमेंट। और ये देखिए आप डिनोट कैसे किया जाता है, दोनों का अलग अलग स्टाइल है। अगर रे है तो लाइन जैसे ए बी रे है तो हम एक रे ऊपर भी बना देते हैं ए बी के, और अगर कोई लाइन सेगमेंट है तो ए बी के ऊपर एक लाइन सेगमेंट बना देते हैं। वैसे अगर नहीं भी बनाए तो क्वेश्चंस में आपको दिखेगा नहीं, वैसे जनरली ये वो लिख देंगे खाली देयर इज़ अ लाइन सेगमेंट ए बी, देयर इज़ अ रे ए बी, मतलब वो ऐसे सिंबल नहीं बनाएंगे। लेकिन जो प्रॉपर तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ऊपर रे बनाना चाहिए। जब आप लिखें तो आप बनाएं तो ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, और लाइन सेगमेंट अगर है तो ऊपर एक लाइन सेगमेंट बना दीजिए। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हम कोलिनियर पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। इफ़ थ्री और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। अगर अगर तीन या उससे ज़्यादा पॉइंट्स एक सेम लाइन पर लाई कर रहे हैं, जैसे हमने देखा था कौन से चैप्टर में, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, जब हम बच्चों ग्राफ प्लॉट करते थे तो एक स्ट्रेट लाइन पर ही सारे पॉइंट्स आते थे। मैंने आपसे कहा था अगर सारे पॉइंट्स आपको स्ट्रेट एक ही लाइन में ना मिले तो आप वैल्यूज़ चेक कीजिए, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो जो भी पॉइंट्स थे वो क्या थे? कोलिनियर पॉइंट्स। और अगर अगर वो पॉइंट्स जो हमने बनाए वो अगर एक सेम लाइन में लाई ना करें, अगर इधर उधर लाई करें, एक कहीं और एक लाइन में लाई कर रहा है, एक नहीं कर रहा है, तो ऐसे पॉइंट्स को कहते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। दोज पॉइंट्स विच डू नॉट लाई ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, एंड द पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक बच्चों, अब कोलिनियर नॉन कोलिनियर क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं एंगल्स क्या होते हैं। एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। जैसे मतलब एंगल तो आपको पता ही होगा, लेकिन तभी एक बार देख लेते हैं, क्या पता किसी को ना पता हो। ये हमारी रे थी बच्चों। अब एंगल की डेफिनेशन क्या है? एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रे ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम पॉइंट। तो अगर मैं यहाँ से एक रे और बना दूँ ऐसी, तो ये जो हमारा आएगा ये चीज़, ये कहलाती है एंगल। ठीक बच्चों, ये थीटा से मैंने डिनोट कर दिया है। थीटा बस एक वेरिएबल नाम मान लीजिए, एंगल को डिनोट करने के लिए जनरली हम थीटा यूज़ करते हैं। ठीक बच्चों, तो चलिए फिर वापस अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स। एंगल्स के बच्चों आपने टाइप्स तो पढ़े ही होंगे। एक होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता था? जो 0 से 90 के बीच में जिसकी वैल्यू लाई करे, 0 से 90 डिग्री के बीच में। अगर एंगल की वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0 है तो वो एक्यूट एंगल नहीं कहलाएगी। वहीं पर अगर एंगल की वैल्यू एग्जैक्ट 90 डिग्री है तो वो एक्यूट एंगल नहीं कहलाएगा। वो अगर 90 डिग्री एग्जैक्ट है तो वो कहलाता है बच्चों राइट एंगल। राइट एंगल की डेफिनेशन ही यही है, एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट एंगल। ऑन द अदर हैंड ऑप्ट्यूस एंगल था हमारा एंगल बिटवीन 90 टू 180। अगर बिल्कुल 90 है तो नहीं कहलाएगा ऑप्ट्यूस, अगर बिल्कुल 180 है तो नहीं कहलाएगा ऑप्ट्यूस। 90 से 180 के बीच में है, जैसे 120, 130, 140, तो ये सारे एंगल्स क्या कहलाएंगे? ऑप्ट्यूस एंगल्स। ठीक है, स्ट्रेट एंगल और लीनियर एंगल, ये एंगल्स होता है इक्वल टू 180 डिग्री। जैसे राइट एंगल होता है एग्जैक्टली इक्वल्स टू 90 डिग्री, वैसे ही स्ट्रेट एंगल होता है एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है,
अब देखते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल होता है एंगल बिटवीन 180 टू 360। 180 से 360 के बीच में लाई करने वाला एंगल कहलाता है रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है बच्चों। और बच्चों आपको कैसा लग रहा है पढ़ने में बताइए, कलर्स के साथ अच्छा लग रहा होगा, बहुत इंटरेस्टिंग सा लग रहा होगा अब लेक्चर, बताइए कमेंट करके कैसा लग रहा है। ठीक है, अब चलते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स तो हमने देखे, और देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब बच्चों इन दोनों को मैंने अलग इसलिए रखा है क्योंकि ये जो हैं कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री ये पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक, टू एंगल्स हुज सम इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, टू एंगल्स हुज सम इज इक्वल्स टू 90 डिग्री आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ईच अदर। मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि बच्चों 50 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना है, तो 50 में आप कौन सा एंगल ऐड करें तो 90 डिग्री आ जाए, 40 डिग्री, तो आप कहेंगे कि 40 डिग्री इज़ दी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 50 डिग्री। वैसे ही सप्लीमेंट्री एंगल होता है टू एंगल हुज सम इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर कोई आपसे कहे 120 का सप्लीमेंट्री एंगल बताओ, तो आप क्या करेंगे, 180 माइनस 120 यानी 60 डिग्री। तो ये टर्म्स जो हैं अगर किसी को नहीं याद हो, वैसे ये वाली तो सबको याद होंगी, एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूस, और जो आपको याद करने हैं वो है एक स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, आसान है, याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी यूज़ भी होगा आगे क्वेश्चंस में, तो बिल्कुल याद ही हो जाएंगे। अब देखो बच्चों, अब प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं हम, जैसे कुछ जैसे एडजेसेंट एंगल्स, ये एंगल्स भी पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, टू एंगल्स आर एडजेसेंट इफ़ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, अ कॉमन आर्म, प्रोवाइडेड दे आर नॉन कॉमन आर्म्स और ऑन द डिफरेंट साइड्स ऑफ कॉमन आर्म। मतलब जैसे इसमें देखिए आप, ओ ए जो है वो एंगल 1 और एंगल 2 के लिए कॉमन आर्म है, और एंगल 1 किससे बना है, ओ ए और इस वाली रे से। ठीक, और एंगल 2 किससे बना है, ओ ए और इस वाली रे से। तो ये दोनों देखिए कॉमन जो रे है उसकी अपोजिट साइड्स है दोनों। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस को फुलफ़िल कर रही है जो एडजेसेंट एंगल्स की डेफिनेशन में लिखी है। मतलब इन द फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल्स होने के लिए क्या क्या कंडीशन है, इसे आप अभी याद कर लीजिए। एक कॉमन आर्म मतलब एक कॉमन रे हो, एक कॉमन वर्टेक्स हो, और जो एंगल जो है वो हमेशा 2 रे से बनता है, ये सभी को पता है, अभी हमने देखा था डेफिनेशन में। तो जो बाकी की दोनों की अलग अलग रे हैं वो कॉमन के अपोजिट साइड्स में लाई करें, तभी वो एडजेसेंट एंगल्स कहलाएगा। ठीक, चलिए फिर आगे देखते हैं बच्चों। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, जैसे लीनियर एंगल था हमारा जो एग्जैक्टली इक्वल टू 180 डिग्री हो, या लीनियर एंगल या स्ट्रेट एंगल, वैसे अगर कोई पेयर लगाते लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, तो वो क्या बन जाएगा, एडजेसेंट एंगल्स विच लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स एंड देयर सम इज ऑलवेज इक्वल्स टू 180 डिग्री। मतलब इसको मैं आपको पैड पे और अच्छे से समझाता हूँ। हमने भी एडजेसेंट एंगल्स की डेफिनेशन देख ली है, हमें पता है एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। तो जैसे अब मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन है, थोड़ी स्ट्रेट तो नहीं लग रही, स्ट्रेट बनाने जाए। अब मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और ये पॉइंट है हमारा ए, ये पॉइंट है हमारा बी। एक मैंने ऐसी एक इस पॉइंट ओ से एक मैंने एक रे निकाल दी बच्चों, और इसका नाम दिया ओ सी। तो अब अगर मैं आपसे कहूँ कि एंगल 1 और ये पूरा एंगल 2 क्या एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो सबसे एडजेसेंट एंगल्स की कंडीशन क्या होती है, सबसे पहले आप वो ध्यान में लाइए, एक कॉमन रे हो या कॉमन आर्म हो, कॉमन आर्म है ओ सी, ठीक है, कॉमन आर्म है ओ सी। उसके बाद आपको क्या देखना है कि जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो लाई करें अपोजिट साइड्स में ऑफ द कॉमन आर्म। तो ओ सी के ओ बी अगर इस तरफ है तो ओ सी ओ बी इस तरफ है, ओ ए इस तरफ है, तो अपोजिट साइड्स में है दोनों। तो वी कैन से दैट येस एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजेसेंट एंगल्स। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब अगर बच्चों आपको कोई ये इन्फॉर्मेशन दे दे कि एंगल ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, तो आप ये कह सकते हैं कि एंगल 1 यानी कि एडजेसेंट एंगल्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये एक एक्सियम है, अभी आएगी भी, और मतलब एक्सियम इसलिए क्योंकि आपको ऑब्वियस सा ये लग रहा होगा कि एक स्ट्रेट लाइन है
तो 180 डिग्री होता है। आपने प्रोटेक्टर देखा होगा बच्चों, उसमें जो आप बीच में देखते हैं उसमें लिखा रहता है, अगर स्ट्रेट लाइन रहती है आप ऐसे देखा होगा एक आधा डी क्यों कहते हैं उसे, उसको पूरा आप देखिए 180 डिग्री बना रहता है, 90 इस तरफ, बीच में 0, 90 इस तरफ, टोटल 180 डिग्री, ठीक है ना। और जैसे आपसे कोई ये कहे कि एक पॉइंट है, उसके चारों तरफ एंगल कितना होता है, तो उसका आंसर है बच्चों 360 डिग्री। एक पॉइंट के अराउंड एंगल होता है 360 डिग्री, इसे याद रखिएगा कभी काम में आ जाए, ठीक है। तो ये हमने समझा भी लीनियर एंगल, और लीनियर एंगल आर एडजेसेंट एंगल्स एंड विच लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन एंड देयर सम इज इक्वल टू लीनियर पेयर ऑफ एंगल सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर सम 180 डिग्री है तो कॉम्प्लीमेंट्री हुआ है सप्लीमेंट्री, बताओ अभी पढ़ा था, कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री, भूल गए क्या? चलो देख ही लेते हैं फिर, वैसे आंसर इसका है सप्लीमेंट्री। देखो सप्लीमेंट्री एंगल्स, टू एंगल्स हुज सम इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो अगर कोई आपसे कहे कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल भी है, सप्लीमेंट्री एंगल्स भी है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है? अब आप थोड़ी अगर यूक्लिड लगाएं तो ये सोचिए कि ये क्या ये स्टेटमेंट है या सेंटेंस है खाली, क्या आप इसे जज कर सकते हैं? तो हाँ आप इसे जज कर सकते हैं, तो स्टेटमेंट तो हो गया। अब ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है भाई, बिल्कुल ट्रू है, सप्लीमेंट्री एंगल्स भी है और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स भी है, ठीक है। चलिए फिर हम एक दूसरे प्रकार का एंगल, दूसरे टाइप का एंगल देखते हैं जिसका नाम है VOA या फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। When two straight lines intersect, they form two pair of vertically opposite angles. जब दो स्ट्रेट लाइंस बच्चों इंटरसेक्ट करें तो उस पॉइंट पर टोटल 4 एंगल फॉर्म होंगे, और जो अपोजिट पेयर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। मतलब जैसे इस केस में दिखाया है एंगल AOC, एंगल BOD, ये दोनों एक पेयर हैं, इन दोनों को कहेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल AOD, एंगल COB, ये दोनों भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और इसकी जो प्रॉपर्टी है बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, बहुत यूज़फुल है कि अपोजिट पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल टू वन अनदर। थोड़ी देर में इसका प्रूफ देखते हैं। तो अभी ये प्रॉपर्टी याद कर लीजिए कि अगर अपोजिट पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो इक्वल टू वन अनदर होगा, यानी इस फिगर में हम क्या कह सकते हैं, एंगल AOC इक्वल्स टू एंगल BOD, एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल BOC, ठीक है बच्चों, क्लियर है। पेयर हमेशा इक्वल होगा एक दूसरे के। अब कुछ एक्सियम्स देखते हैं। एक्सियम्स का हम प्रूफ नहीं मांगते, आपको पता है कि एक्सियम्स आर ओबियस स्टेटमेंट, दे डू नॉट रिक्वायर एनी प्रूफ। तो सबसे पहला, इफ़ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। अभी मैंने आपको करके बताया था पैड पर अपने, एक रे अगर एक लाइन पर स्टैंड करे तो सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स कितना होगा, 180 डिग्री। और इफ़ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल फॉर्म अ लाइन। बच्चों जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो तो इंपॉर्टेंट है ही, जो सेकंड प्रॉपर्टी मतलब सेकंड एक्सियम, वो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको कोई लाइन ये बोल दे कि, रुको मैं आपको पैड पे एक केस समझाता हूँ कि ऐसा ये इंपॉर्टेंट इतनी क्यों है सेकंड वाला पॉइंट। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आपसे कोई कहे कि, रुको एक रे है, ऐसी, ये वही हमारा A, ये हमारा B और ये हमारा पॉइंट O। अगर आपको कोई ये दे दे कि ये जो था एंगल 1 था, ये जो था एंगल 2 था, कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये आपको गिवन है, तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में हैं। अगर आपको कोई ये दे दे और ये आप प्रूफ भी करेंगे, जैसे आपको कहीं क्वेश्चंस में ये दिया रहेगा कि प्रूफ दैट AOB इज़ अ स्ट्रेट लाइन, तो आप प्रूफ कैसे करेंगे? मैंने कहा था किसी भी थ्योरम या किसी भी चीज़ का प्रूफ कैसे होता है, सिंपलेस्ट एक्सियम्स पर जाके। तो अगर आप ये दिखा दें कि एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री है, तो आप कह सकते हैं कि बाय यूजिंग लीनियर पेयर एंगल एक्सियम वी कैन से दैट एंगल मतलब AOB इज़ अ स्ट्रेट लाइन सिंस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। तो उसका ये यूज़ है कि आप ये प्रूव कर सकते हैं कि जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। चलिए फिर हम लेक्चर पर वापस आते हैं। ये हमने देख लिए दोनों एग्जाम्स, थ्योरम देखते हैं
इफ़ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब बच्चों ये थ्योरम है, थ्योरम जो होती है उनका प्रूफ दिया जाता है, मैंने आपसे कहा था। तो हाँ, मैं आपको इसका प्रूफ दूंगा कि अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करें तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल क्यों हो। ठीक है, तो मैं आपको इसको प्रूफ करके दिखाता हूँ अपने पैड पर। ध्यान से देखिएगा बच्चों, बिल्कुल बातें नहीं अब कमेंट्स में, अब बिल्कुल फोकस यहाँ पे देखिए, क्योंकि जो मैं आप अभी कर रहा हूँ वही आपको जब होमवर्क मिलेगा तो ऐसा ही कुछ आपको भी यूज़ करना है, तो इसलिए अभी देख लीजिए। तो देखिए, जैसे मैंने माना कि दो लाइंस मेरी हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक ऐसे लाइन ले ली मैंने, एक लाइन ऐसे ले ली, ठीक है। इसे नाम दे दिया मैंने ए, इसे नाम दे दिया बी, या नहीं यार इसे दूंगा नाम बी, इसका नाम सी है बच्चों, और इसका नाम है डी। इसको मैंने कह दिया एंगल 1, इसको मैंने कह दिया एंगल 2, इसको मैंने कह दिया एंगल 3, और इसको कह दिया हमने एंगल 4। ठीक बच्चों, तो अब देखो बच्चों, किसी भी थ्योरम का प्रूफ, अभी मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, एक्सियम से होता है। और हमने इस चैप्टर में अभी खाली 2 एक्सियम पढ़ी हैं कि लीनियर पेयर एंगल का सम 180 डिग्री होगा, और अगर 180 डिग्री होगा तो वो लाइन पर लाई करेगा। तो हमने अभी स्टेटमेंट जो था वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का, वो ये था, इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। मतलब हमें गिवन है कि 2 लाइन्स हैं, मतलब ए बी और सी डी 2 लाइन हैं, ठीक। तो अगर हम ये कहें कि ए बी एक लाइन है, ए बी इज़ अ लाइन, तो यूजिंग लीनियर एंगल एक्सियम हम ए बी लाइन में ये कह सकते हैं कि एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये कह सकते हैं हम। और क्या कह सकते हैं, ये तो इस तरफ का हो गया, अब इस तरफ का देखो, ये भी कह सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये भी कह सकते हैं। ए बी लाइन है तो सी डी भी लाइन है बच्चों, तो अब सी डी लाइन है तो उससे आप क्या कह सकते हो, क्या ट्रू होगा, सी डी से आप ये कह सकते हो, अगर सी डी एक स्ट्रेट लाइन है, कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री, और बड़ा अजीब सा 180 है, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री, और ये भी आप कह सकते हो कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब इन इक्वेशंस को नंबरिंग दे दो। इसको मान लो सबसे पहली वाली को फर्स्ट, इसको मान लो सेकंड, इसको मान लो थर्ड, और इसको मान लो फोर्थ। तो अब मैं ये अगर ये कहूँ कि सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 3, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 3, तो मुझे क्या मिलेगा, एंगल 1 कट जाएगा देखो बच्चों, और 180 डिग्री कट जाएगा, तो मुझे मिलेगा एंगल 4 माइनस एंगल 3 इक्वल्स टू 0। या फिर अगर मैं एंगल 3 को उस तरफ ले जाऊँ तो मिल जाएगा एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 3। देखो, यही हमें प्रूव करना था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये हमने प्रूव कर लिया यूजिंग लीनियर पेयर एक्सियम। सिमिलरली अभी मैंने 3 में से 2 को माइनस किया था, अब अगर मैं 4 में से 1 को माइनस कर दूँ, अगर मैं 4 में से, मैंने अभी क्या किया, 3 में से 2 को माइनस किया, ठीक है। अब मैंने एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 प्रूव कर दिया है। अब मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ करना है एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 होगा। तो मैं क्या करूं, 4 में से 2 को माइनस कर दूं, 4 में से 2 को माइनस कर दूं, तो 4 में से मैं 2 को माइनस करूंगा तो मिलेगा मेरे को एंगल 2 माइनस एंगल 1 इक्वल्स टू 0, या फिर वही एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 1। ये देखिए, दोनों स्टेटमेंट हमारे, दोनों जो भी हमने कहा था वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होने चाहिए थे, और इक्वल हुए, 1 2 के बराबर और 3 4 के बराबर। ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो गया, यही हमने एग्ज्यूम किया, मतलब स्टेटमेंट कहा था थ्योरम में। तो आई होप समझ में आया होगा। और जैसे मैंने ये लिखा ना बच्चों कि ये वाली लाइन जैसे लिखी, ये वाली, तो आप ब्रैकेट में हमेशा ऐसे लिख देना, ब्रैकेट में ऐसे कि यूजिंग लीनियर पेयर एक्सियम, और
एक बार लिखना बस, और जो अगर बार बार रिपीट हो तो ऐसे ब्रैकेट बनाया, ऐसे ऐसे दो एरो, ये डिनोट करने के लिए कि जो ऊपर लिखा है वो इसका भी रीज़न है, ऐसे सिमिलरली इधर भी। तो यूजिंग लीनियर पेयर एक्सियम, ये मतलब लिखना ही पड़ता है, ये इंप्रेशन वाली बात नहीं है इस बार आपको लिखना ही पड़ता है कि आप कोई यूज़ कर रहे हैं तो वो कैसे कर रहे हैं। एंगल 2 + एंगल 4 = 180 डिग्री, हाउ, तो आपको लिखना पड़ेगा यूजिंग लीनियर पेयर एक्सियम। ठीक बच्चों, तो इसका प्रूफ आई होप समझ में आया होगा, एक बार खुद से भी ट्राई कीजिएगा और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए फिर, तो आज के लिए तो बच्चों इतना ही था। अब देखो होमवर्क का नया स्टाइल कैसा लगा, ये नया स्टाइल बताओ यार। होमवर्क अब मैं ऐसे ही दिया करूँगा, और ठीक है, तो ये बहुत ही इम्प्रेसिव स्टाइल लगा मेरे को, तो आप बताओ आपको कैसा लगा ऐसे। तो आज का होमवर्क बच्चों, जैसे कि मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में कहा था कि मैं आपको यूक्लिड सिखाई दूंगा जिससे आपको यूक्लिड फिर से रिवाइज हो। तो आज का होमवर्क है मॉड्यूल नंबर 2, मॉड्यूल सभी के पास है ऐप में। मॉड्यूल नंबर 2, उसमें सबसे पहला चैप्टर है मैथ्स का, मैथ सेक्शन का देखिएगा। अब ये नहीं कि सर साइंस में हमने देखा, साइंस में पहला चैप्टर तो कोई और था, मोशन काइनेमेटिक्स, तो ये नहीं, मैथ्स इतना तो मतलब कॉमन सेंस है ना बच्चों की, मैथ्स का ही चैप्टर नंबर 1 देखना है अपने को। ठीक, तो मॉड्यूल नंबर 2 मैथ्स का चैप्टर नंबर 1, उसका चैप्टर का नाम है यूक्लिड्स ज्योमेट्री। उसमें आपको क्वेश्चंस करने हैं 1 to 10, मतलब बहुत जल्दी हो जाएंगे। जिसको अच्छे से याद हो गया होगा, मैं आराम से कह सकता हूँ कि 1 से 1.5 मिनट्स में हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। तो बिल्कुल ये समझो कि आज तो वरदान ही मिला है आपको, आज भी होमवर्क ना ही है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन से हाल हो जाएंगे। बिल्कुल जल्दी से करिए और फिर पढ़ते रहिए, बाकी सब्जेक्ट्स का भी होमवर्क करिए। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं अपन अगली बार, और अगली बार की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि जो हमने आज पढ़ा है उसका हम यूज़ करेंगे अगली क्लास में क्वेश्चंस में, और नई चीज़ें भी पढ़ेंगे, तो मज़ा आएगा आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक फिर अपन मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद बच्चों, वंस अगेन बाय।